नमस्ते, हमारा नाम है केतकी चितय और स्वागत है आपका लेट्स टॉक पे। हाँ जी, हम इस चैनल पे, यदि आप नए हैं तो हम इस चैनल पे कई सारे मुद्दों के बारे में बात करते हैं, भले वो पॉलिटिकल हो, जुडिशरी, खास करके मेरी फेवरेट टॉपिक साइकोलॉजी, फिलॉसफी और अन्य सभी विषयों पे बात करते हैं। लेकिन आज का वीडियो खास करके हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम को नहीं, हमारे जजेस को। क्या वो सच में जज कहलाने के लायक भी है? तो हुआ क्या? आपको पीछे भजन कीर्तन की आवाज आ रही होगी, नवरात्रि शुरू है। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ मैं खुद जा चुकी हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल वो फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो मैं ऑनलाइन जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको दिखाती हूँ। मेरे पास इस मूर्ति का फ़ोटोग्राफ नहीं है, क्योंकि जिस मोबाइल फ़ोन पे मैंने वो तस्वीर खींची थी, वो थैंक्स टू आवर जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स पूरी जांच पड़ताल होने के बावजूद पुलिस ने कहा है कि इसे गैजेट्स लौटा दीजिए, ये उसी के हैं, उसी के घर से हमने लिए हुए हैं, पंचनामा किया है, तो उसे अपने गैजेट्स लौटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी गैजेट्स है, चोरी का मामला तो है नहीं, तो हमें हमारे गैजेट्स लौटा दो। नहीं, लेकिन मैजिस्ट्रेट जी का कहना ये है कि पिछले 10 या 12 साल पुराना कुछ तो मेरा वो मोबाइल फ़ोन है, उसकी मैं रिसीट लेके उनको दिखाऊं कि ये सारे गैजेट्स मेरे हैं या नहीं है। ये है हमारी जुडिशियल सिस्टम। तो चलो B.R. गवई जी के बारे में बात करते हैं। पेटिशनर का नाम है राकेश दलाल। उन्होंने एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये दर्ज किया था, जहां पे उन्होंने ये अपील किया था कोर्ट को कि जो विष्णु जी की मूर्ति है, जो मैंने आपको पहले दिखाई, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे भारत मुल्क में, भारत खंड में पूरे के पूरे काफ़ी सारे हमले हुए हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं और उन्होंने हमारा जो धर्म है, जो मूर्तियां हैं, उनके सर या फिर नाक काट दिए हैं। और ये जो मूर्ति है, ये अर्बन नक्सलवादी जो है वो ज़रूर ये कहते हैं कि शायद ये मूर्ति पूरी बनी ही ना हो, इसलिए उसका सिर नहीं है। हालांकि वैसा नहीं है, उसको तोड़ा गया है, और ये यदि आप वहाँ जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उसको तोड़ा गया है। क्योंकि यदि आधी अधूरी कोई छोड़ता नहीं मूर्ति, और यदि आधी अधूरी छोड़ते ना, वो कोई मिट्टी की नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, तो पूरी ही बनाते हैं, आधी अधूरी बना के नहीं छोड़ते, स्पेशली केवल सिर। लेकिन हमारे अर्बन नक्सलवादी कुछ कम है नैरेटिव चेंज करने के लिए। तो जैसे कि मैं कह रही थी, राकेश दलाल जी ने ये पेटिशन दर्ज की थी कि उस मूर्ति का पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो जाए और वहाँ पे नई विष्णु जी की मूर्ति बिठाई दी जाए। 7 फीट की वो मूर्ति है। ये उनका पेटिशन था, ये उनकी अपील थी, PIL डाला था उन्होंने। ओके, B.R. गवई इस पे क्या कहते हैं? This is purely publicity interest litigation. Go and ask the deity himself to do something. If you are saying you are a strong devotee of Lord Vishnu,
then you pray and do some meditation. मेरी पहली रिएक्शन भी WTF ही थी. मुझे लगा शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया होगा. बहुत बार ऐसे होता है कि चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जाती है, तो शायद वही हुआ होगा. इसलिए मैं रुकी थी. तुरंत रिएक्शन मैंने नहीं दिया जैसे बहुत सारे लोगों ने दिया, क्योंकि मैं कोर्ट पेपर्स के लिए रुकी पड़ी थी. आ गए मेरे हाथ में. उन्होंने सचमुच ये कहा है, और आगे जाके वो ये कहते हैं कि इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड. ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूनेस्को साइट, यूनेस्को हेरिटेज में आता है. ये खजुराहो का पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली. तो उनका ये कहना था कि ये उसके अंडर आता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, फलाना ढिमका. अब सर्वोच्च न्यायालय है, लाइक क्या आप नहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात कर सकते हैं? जो जनरल सॉलिसिटर जनरल थे, उनका नाम है तुषार मेहता, जो उस दिन कोर्ट में हाजिर थे. उन्होंने ये कहा है कि 100% उन्हें ये पता है, क्योंकि वो गवई जी को पिछले 10 सालों से जानते हैं, तो वो 100% गारंटी से ये कह सकते हैं कि हर एक धार्मिक जगह पे गवई जा चुके हैं. उन्होंने हर एक धार्मिक जगह देखी हुई है, और वो कहते हैं कि तुम विष्णु जी की आराधना करो, खुद विष्णु जी आकर जो करेंगे वो कर देंगे. वाह. जैसे कि मैंने कहा, मेरी सबसे पहले रिएक्शन WTF थी, लेकिन मुझसे में कुछ कहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए. मेरी और एक रिएक्शन जो बहुत फनी थी, अंग्रेज़ी में है. अंग्रेज़ी में रिएक्ट हुई मैं, क्योंकि चंद चीज़ें होती है जो केवल उसी भाषा में कहें तो उसका मज़ा आता है. टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा. सो मेरी सबसे पहली रिएक्शन ये थी, have the last quarks and electrons of the last subparticle atom of the last atom of the last molecule of the last cellular organelles of the last brain cell in the frontal cortex stop working. ये नेपोटिज्म के बच्चे हैं. ये नेपोटिज्म से आगे बढ़े हुए जजेस है. जैसे कि चंद्रचूड़ फैमिली है, वैसे ही ये गवई फैमिली है. पूरा वीडियो शुरू करें. जब मैंने ये पढ़ा था, आई वॉज लाइक क्रिंज. बट उसके बाद जब माफी के नाम पे उन्होंने जो भी कहा, दैट वॉज इवन मोर क्रिंज. मतलब जो आपने पहले कोर्ट में कहा है वो कम था, जो आपने माफी के नाम पे जो बकवास की है. हाँ जी, मैं ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करने वाली हूँ, भले वो CJI हो, मैं ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करने वाली हूँ. ऑफ कोर्स द ग्रेट कपिल सिब्बल जी कहते हैं, वी सफर एवरी डे, इट्स सोशल मीडिया an unruly horse and there is no way to tame it. यानी कि वो एक वाइल्ड हॉर्स है, और उसे हम शांत नहीं कर सकते, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये कौन सा घोड़ा? सोशल मीडिया.
बट देन अगेन आप कपिल सिब्बल से दूसरी क्या उम्मीद रख सकते हैं। उसके ऊपर CJI ने नेक्स्ट डे कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, माफ़ी भी नहीं मांगी, उन्होंने कहा आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड whatever. As I said, it was even more cringe. अब आगे 2 मिनट के लिए हम ये भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म का यानी कि सनातनी धर्म का अपमान किया है। मुझे पता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। बोलने के बाद शायद आपको पता चलेगा कि उसके पीछे का मकसद क्या था। ठीक है। CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई। उनको तो लॉज पता होने चाहिए, राइट? एटलीस्ट ऐसी उम्मीद तो है, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो लॉज पता होने चाहिए, करेक्ट? लेकिन वो हमारे देश के कायदे कानून नियमों के भगवान से भी अधिक है, उनके हाथ में है सब कुछ। तो वो कहे तो भाई प्यार, वो कहे कुछ भी चलता है। आम इंसान कहे हम तो मैंगो पीपल है, हम कुछ कहें तो हमें तुरंगवास होता है। अब आर्टिकल हमारे संविधान में, ये जो संविधान पूजक है ना, सारे संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ चिल्लाने वाले अर्बन नक्सलवादी और ढोंगी लोग, उनको मैं ये बता दूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19B नाम का जो आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आर्टिकल 19(2) ये एक्सेप्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, जो मन में आए वो हम नहीं कह सकते, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, लॉ है वैसा, हमारा संविधान में लिखा हुआ है। अब वो मुद्दे क्या क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया शुड बी मेंटेन्ड। मतलब जो भी भारत की एकता के लिए यदि हानिकारक निकले तो वो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा मुद्दा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला ऐसे नहीं, यहाँ पे स्टेट का मतलब है पूरा भारत देश। हमें नेशनल सिक्योरिटी रखनी चाहिए। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, अलग देशों के साथ हमारे फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे कुछ होता तो है नहीं, राइट? अगर ऐसे किया जाए तो वर्ल्ड पीस ना हो जाएगा। पर ठीक है, कोई कोई कायदे कानून हर एक संविधान में लिखे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। आगे का है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक जो है ऐसे कुछ कहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए जिससे पब्लिक डिसऑर्डर यानी कि जनता में अशांति फैले। गवई जी ने अशांति फैलाई या नहीं फैलाई? डिसेंसी और मोरालिटी यानी कि सोसाइटी की जो वैल्यूज है वो हमें रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी मन में आया और बोल दिया ऐसे नहीं करना है। सोसाइटी की मर्यादाएं, उनके वैल्यूज हमें संभालने हैं, और ऑब्सीन यानी कि गंदगी नहीं फैलानी है। क्या उन्होंने गवई जी ने अपना जो भी कमेंट ही कहूंगी, उसको स्टेटमेंट तो नहीं कहा जा सकता भाई, और उसको जजमेंट पास करना तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्या वो डिसेंट था?
क्या सोसाइटी के वैल्यूज़ को इंसल्ट करने वाला था कि नहीं था? क्या वो गंदा था कि नहीं था? आगे बढ़ते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट एक न्यायालय है, तो उसकी हमें अथॉरिटी जो है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और इसलिए जजेस जजमेंट के नाम पे पासिंग कमेंट्स कर सकते हैं। और जो सॉरी खांसी आ गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैं बात कर रही थी कि कोर्ट ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी को उसका मान रखना चाहिए। और इसी की वजह से यदि सामने वाला एडवोकेट, लॉयर या फिर जो भी इंसान हो वो जज के बारे में कोर्ट के अंदर कुछ बोले, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर ही नहीं, डायरेक्टली केस दर्ज होती है। लेकिन जज जो वहां पे बैठे हैं, भले वो ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट जज हो, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, और ये तो क्या सीजेआई है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। डेफेमेशन, किसी को डिफेम नहीं करना है। ओके, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं करने चाहिए जिससे किसी का रेप्यूटेशन खराब हो जाए, जो उसके लिए हानिकारक बन जाए। क्या सीजेआई गवई जी ने दलाल जी के जो भी बातें हैं उसको डिफेम नहीं किया? एक इंसान को छोड़िए, उन्होंने तो पूरे कायदे को डिफेम कर दिया, जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। पब्लिक की जगह उन्होंने पब्लिसिटी कहा है। क्या ये लॉ का डिफेमेशन नहीं होता? तभी आप संविधान रक्षक कहां जाते हैं, जब ये खुद संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तब आप चुप बैठेंगे। तब आप कहेंगे कि ये सोशल मीडिया पे फैला हुआ एक जंगली घोड़ा है। और आखिरी मुद्दा है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि ऐसी कुछ विधान नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से कोई इंसान, एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियां कुछ क्रिमिनल हरकतें करे, सिर भनक के हल्ला बोल करे, हल्ला मचाए, या फिर राइट्स पैदा हो। हम सनातनी है ना, हमारे मुंह पे तो हमेशा पट्टी रहती है। कभी कभी शर्म आती है इस बात की, लेकिन क्या ही करें, हमारा धर्म सचमुच शांति प्रिय है, इसलिए हमें झंडे लहराते फिरना नहीं पड़ता कि हम शांति प्रिय है, हम शांति प्रिय है, हम शांति प्रिय है। मैं आपको ये चुनौती देती हूँ सीजेआई गवई जी, क्या ऐसी बात आप अल्लाह के बारे में करेंगे? क्या जीसस के बारे में करेंगे? फिर देखिए, ऐसी बातें आपने की तो रास्ते पे आ जाएंगे सारे इस्लाम, सारे मुसलमान। आप नहीं क्रिस्तियों के बारे में या इस्लाम के बारे में ऐसी बातें कर सकते, आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि दंगे फसाद होंगे। हम सनातनी हैं, इसलिए आप कुछ भी बकवास कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए कहा था, अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि चंद मिनटों के लिए आप धर्म को बाजू में रखिए, क्योंकि आपके समझ में आ गया होगा कि सीजेआई ने ही खुद कितने सारे लॉज तोड़े हैं ऐसे स्टेटमेंट करके।
अब और एक किस्सा है, सारे सारे लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स में बात कर रहे हैं, कोई एक एकत्रित होके इसके बारे में बात नहीं कर रहा। जैसे कि वक्फ बोर्ड की बात हो, ये वक्फ बोर्ड बना कब? अल्लाह ने थोड़ी बनाया है इनके, इस्लाम तो अभी अभी पैदा हुआ है, इनका अल्लाह कहाँ से आया? अल्लाह को ना शक्ल ना सूरत, हमारे कम से कम भगवानों को शक्ल सूरत तो है, कौन है पता नहीं, अल्लाह है। और इनका मोहम्मद पैगंबर, जो जाके हम जो कहते हैं ना ये पैलेस्तीन कितने बेचारे हैं, हम नहीं कहते, फिरंग कहते हैं और अर्बन नक्सलवादी कहते हैं। पैलेस्तीन ये पहले जेरूसलम था जहां पे जूस रहा करते थे, और उनको मार दिया है इस मोहम्मद पैगंबर ने। जरा आप इतिहास पढ़िए, मार मार के कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मरो। इसने खुद ने कुरान लिखी है, मोहम्मद पैगंबर ने, अपने मन से, और बहुत अलग अलग कुरानें हैं, हर एक ने अलग अलग लिखी हुई, वो चलता है। लेकिन मनुस्मृति की बात करें तो वाओ, ना जी ना, भाई बड़ा पाप कर दिया आपने मनुस्मृति के बारे में बोल के, है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो आपको यहाँ पे कहीं पे तो मैंने अपलोड किया है, ओके, यहाँ पे आपने पोल आप देख रहे होंगे, तो जो सबसे ज़्यादा यस आए हैं वो रिजर्व्ड कास्ट लोगों ने यस डाले हैं, और जो नो है वो ओपन कैटेगरी के हैं। नवबौद्ध ने ही ये कहा है कि हाँ जी हमें ये वीडियो चाहिए, BR गवई जी के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, क्योंकि हम उनके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हैं। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सारे नवबौद्ध की, जब वो ऐसा कोई स्टैंड लेते हैं तब। अब ये भूषण रामकृष्ण गवई है कौन? ये कैरेक्टर है कौन? 1960 में इनका जन्म हुआ था अमरावती में, ओके। अब फिर उनकी जो स्कूल थी, स्टार्टिंग में तो हिंदू स्कूल थी, लेकिन बाद में जो वो स्कूल में गए उसका नाम था होली नेम हाई स्कूल, मुंबई में। बम्बई में काफ़ी सारे जो भी ये संतों के कैथलिक स्कूल्स है, वहाँ पे ब्रेन वॉशिंग होती है, सनातनियों के अगेंस्ट सिखाया जाता है। उनके यहाँ पे पसायदान असेंबली में नहीं कहा जाता, इन सारे स्कूलों में हिम्स सिखाए जाते हैं, जो बाइबल के हैं हिम्स, वो सिखाए जाते हैं। ऐसे स्कूल में वो सीखे हैं। और 1985 को वो अमरावती यूनिवर्सिटी से लॉयर बने, ओके, आई मीन पास आउट हुए वो, और 1985 को वो उन्होंने प्रोफेशन बना लिया इसका। अब गवई जी के गुरु कौन थे, मतलब किसके अंडर वो काम कर रहे थे स्टार्टिंग में? राजा एस भोंसले, यानी कि भंसोले भी हो सकता है, भंसल, जो
हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल और जज भी रह चुके हैं। ओके, वो बार काउंसिल के अंडर काम कर रहे थे। 1990 में उन्होंने नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है वहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की। नागपुर बेंच भी एक समझ सकती हूँ फॉर दैट मैटर, क्योंकि तभी वहाँ मुसलमान ज़्यादा नहीं थे इतने सारे जितने अब है। फिर उन्होंने सिकॉम, SICOM, DCVL जैसे अनेक कॉरपोरेट्स के लिए वो एडवोकेट रह चुके हैं। उनकी तरफ से वो केसेस लड़े हैं। अब कॉरपोरेट्स कैसे चलते हैं ये कुछ अलग बात बताने की ज़रूरत तो मुझे लगती है नहीं, आप वैसे होशियार हैं। वो हाई कोर्ट में 2005 में 2005, वाह क्या साल था। कांग्रेस तो माने उछल रही थी तभी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तभी वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने, परमानेंट जज बने। अब बॉम्बे हाई कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों ही कहे, क्योंकि वो तो माने बॉम्बे हाई कोर्ट कम और NCP हाई कोर्ट ज़्यादा है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट न्याय पे काम नहीं करता, लेकिन वो राष्ट्रवादी क्या कहती है उसके हिसाब से चलता है। वहाँ के ऑलमोस्ट सारे जजेस, ना कि सारे जजेस, और मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं बेल पे बाहर हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। एक्चुअली मैं ले भी सकती हूँ, और एक केस डालेंगे, 24 केसेस तो ऑलरेडी है, पर खैर छोड़ो, उनको महत्व देना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। तो या बॉम्बे हाई कोर्ट कम और वो NCP कोर्ट ज़्यादा है। आप यदि विकिपीडिया पे जाए या फिर कहीं भी जाए जहाँ पे उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो आपको मैक्सिमम ये हाईलाइटेड मिलेगा कि वो कैसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, कैसे वो सबसे पहले बुद्धिस्ट CJI हैं। मुझे मैं जो शब्द आगे कहने वाली हूँ वो मुझे कहना पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह पे वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं बस रेफरेंस के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, ना कि अपनी मर्जी से। 3 बहुत जगह पे ये लिखा गया है कि केवल 3 दलित जजेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और उनमें से एक गवई है। मुझे वो द शब्द इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। नवबौद्ध जो उनका पंथ है, जिसे उन्होंने पंथ की जगह पे रिलीजन नाम कर दिया है। तो हाँ जी, वो सेकंड है, सॉरी, पहले नहीं, सेकंड है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई तो कृष्णन ही नाम था उनका, बालकृष्णन या फिर ऐसे ही कुछ उनका नाम था। वो सबसे पहले थे। ये दूसरे हैं जो SC कम्युनिटी के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये है इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब इनके पिता कौन थे? जैसे कि मैंने कहा, नेपो बेबी,
बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नवबौद्ध को मुझे जो डीएम्स आए, तब उन्होंने उनकी तरफ से पहले तो कहा था कि जब वो सीजेआई बने तो हमें गर्व हुआ कि हमारे कम्युनिटी से कोई सीजेआई बना है, लेकिन अभी शर्म आ रही है इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं आया है, शर्म आ रही है हमें। तभी मैंने बहुत सारे लोगों को यही बताया कि आप उनके जात पे ना जाइए, क्योंकि वो आपके जात के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, नेपो बेबी। आप हमेशा बॉलीवुड के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नेपोटिज्म करते रहते हैं। ये बता दूं, सबसे बड़ा नेपोटिज्म हमारे जुडिशियल सिस्टम में है, जुडिशरी में है। सारे जजेस ये जो है ना, नेपोटिज्म पे आगे बढ़े हैं। जैसे मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा था, चंद्रचूड़ जो हमारे फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ है, उनके पिता भी सीजेआई थे, उनके बेटे बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वो भी बन जाएंगे सीजेआई कभी ना कभी, किस ना किसी दिन, है ना। नेपोटिज्म। और यही बी आर गवई, नेपो बेबी, यही है वो। तो उनकी जात को आप साइड में रखिए। ये नेपो बेबी के पिता कौन? रामकृष्ण सूर्यभान गवई। ये कौन है? क्या ये भी लॉयर थे चंद्रचूड़ फैमिली की तरह, सारे के सारे एडवोकेट्स, जजेस? नॉट लिटरली, वो पॉलिटिशियन थे, गुजर गए हैं वो अब, इसलिए मैं थे बोल रही हूँ। अगर जिंदा होते तो वो अभी पॉलिटिशियन ही होते, उनके दूसरे बेटे की तरह। उन पे भी आएंगे, हम आएंगे, बी आर गवई जी के भाई के ऊपर भी आएंगे, राजेंद्र गवई। तो रामकृष्ण सूर्यभान गवई, ये अमरावती के हैं। जैसे कि बारामती कहे तो पवार फैमिली सामने आती है ना, वैसे ही समझ लीजिए अमरावती कुछ गवई फैमिली की ही है लगभग। अब आप बताइए, क्या अब भी आप इनके जात, आपके जात के हैं इसलिए आप प्राउड फील करते हैं? ये मतलब आर.एस. गवई। ओके, मुझे बार बार रामकृष्ण सूर्यभान गवई कहने से अच्छा आर.एस. गवई कह दूं। वो अम्बेडकराइट थे, यानी कि अंबेडकर जी के साथ उन्होंने काफ़ी मूवमेंट, जो नवबौद्ध मूवमेंट नहीं, वो तो बाद में हुआ, लेकिन उनके साथ काफ़ी काम किया है इन्होंने। बाद में जब सारे कन्वर्ट हो गए तब इन्होंने भी कन्वर्ट किया। अंबेडकर जी जब गुजर गए तब बहुत लोगों ने, जो SC ST OBC कास्ट के जो थे, वो नवबौद्ध बन गए, खुद को कन्वर्ट किया उन्होंने। उसमें गवई फैमिली ने भी खुद को कन्वर्ट किया। हाँ जी, सारे नवबौद्ध जो हैं सारे कन्वर्टेड हैं, पहले वो सनातनी ही थे, ये मत भूलिए। वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों जगह पे वो मेंबर रह चुके हैं। ऑपोजिशन के वो 2 बार लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है? लीगली
लॉ के हिसाब से यदि कुछ बिल पास करना हो तो वो सही है या गलत है, ये ऑपोजिशन लीडर अकेले तय नहीं करते, उनके साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। जो लीगली ये सही है गलत है, ये सोसाइटी के लिए, ये हमारे राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, फलाना ढिमका। वो 3 जगह के गवर्नर रह चुके हैं, उसमें से एक भी बंबई नहीं है। सिक्किम, बिहार और केरला, विच इज वेरी फनी क्योंकि हम केरला पे आने वाले हैं आगे जाके। तो ये ध्यान में रखिए कि RS गवई सिक्किम, बिहार और केरला ध्यान में रखिए क्योंकि केरला बाद में आने वाला है, इसका कनेक्शन के गवर्नर रह चुके हैं। ओके बहुत सारे इनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज है, जहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को परमिशन दी थी उन्होंने केरला स्टेट CPIM के जो पॉलिटिकल पार्टी है ना CPIM, उसके जो केरला स्टेट के सेक्रेटरी है और फॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, केरला इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर पिनराई विजयन, इनके बारे में जो कोर्ट केस चल रहा था, SNL वर्सेस लावालिन केस। आज मुझे हो क्या रहा है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं निकल रहा है। उसमें CBI प्रोब करना चाहती थी, इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, इन्होंने परमिशन दी और सारी पार्टियां इसके अगेंस्ट थी, लेकिन कांग्रेस का हाथ उनके पीछे था। जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, करने दो, और इसीलिए RS गवई जी ने CBI को इन्वॉल्व किया। अब ये तो मैंने बताया कि वो 3 राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, अब वो एक पॉलिटिशियन थे। आपको पता है उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की, कौन सी पार्टी शुरू की? RPI गवई, RS गवई जी ने शुरू की, जिनके बेटे आज CJI BR गवई है। हाँ ऑफ कोर्स बाद में आपने अभी न्यूज़ में चल रहा है कि कैसे फैक्शंस हुए, कैसे टुकड़े बने पार्टीज के, जैसे शिवसेना हो या फिर राष्ट्रवादी हो, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन RPI के सबसे पहले टुकड़े हो चुके थे, लेकिन फॉर्म किसने की? RS गवई जी ने। और इनके फैक्शन के, गवई फैक्शन जो है, गवई टुकड़ी जो है, उसके RPI की गवई टुकड़ी, उसके फिलहाल के प्रेसिडेंट है उनके सुपुत्र ने, BR गवई ने, वो तो CJI है, उनके दूसरे सुपुत्र राजेंद्र गवई। लिखते हुए तो वो कहते हैं कि वो एक मेडिकल डॉक्टर है, बट आई डोंट नो, वो पॉलिटिशियन ज़्यादा उनको माना जाता है, बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ RPI, द गवई फैक्शन। सो या ऑफ कोर्स अम्बेडकर फैक्शन अलग है, जो प्रकाश अम्बेडकर जी है उसके प्रेसिडेंट, बट या आई मीन देर आर सो मेनी RPI फैक्शंस, उसमें से जो गवई फैक्शन है
उसके प्रेसिडेंट है राजेंद्र गवई, उनके दूसरे सुपुत्र। अभी ये केरला का मैटर मैंने क्यों कहा था, ध्यान में रखिए। मैंने आपको कहा था ना केरला के बारे में याद रखिए जरा। अब केरला का मुद्दा आता है और उसी के साथ साथ ये B.R. गवई जी की जो स्कूल है, होली स्कूल, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो भी इससे कनेक्टेड है। फादर एडविन फिगरेज, अब उनका असली नाम फिगरेज है, FIGAREZ, या फिर पिगारेज है, PIGAREZ। इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि गवर्नमेंट और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में उनका स्पेलिंग है PIGAREZ और बाकी जगह पे उनका स्पेलिंग है FIGAREZ। सो उनका असली नाम क्या है, यहीं से शुरुआत होती है। खैर, एक्चुअली उन्होंने कहा है, एक्चुअली कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि मिसस्पेल्ड, द एक्चुअल नेम इज एडविन फिगरेज, but it has been misspelled in the court as Pigaris. वाह, कोर्ट में ही स्पेलिंग मिस्टेक से स्टार्ट हुआ, या फिर वो असली नाम है और एक्चुअल में उनकी आइडेंटिटी छिपाने के लिए नकली नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? एनीवे, ये पादरी है कौन, कहां से है, इसका केरला से क्या संबंध? फिगरेज, मुझे उनको पादरी या फादर ऐसी कुछ कहना भी नहीं है, वो बलात्कारी है, वो R वर्ड है। यदि मैं वो शब्द इस्तेमाल करूं तो YouTube फ्लैग कर देगा, इसलिए मैं R इस्तेमाल कर रही हूं और ना कि रेइस्ट, ये इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। वो प्रेडेटर है। प्रेडेटर यानी कि क्या? शिकारी। वो इंसान एक शिकारी है। उसके चर्च में 14 साल की बच्ची जाया करती थी, फैमिली उसकी सारी, बच्चे अकेली जाया करती थी। अभी 14 साल ये तो कम उम्र है नहीं चर्च में अकेले जाने के लिए। वो जाया करती थी, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था। अब ये चर्च है कहाँ? कोटापुरम। कोटापुरम ये साउथ केरला में आता है शायद, हाँ, यदि मेरी ज्योग्राफी अच्छी है तो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो वो बच्ची जाया करती थी और उसको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था। अब यदि आपने कोई फिल्म देखी होगी या आप खुद कैथलिक होंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि क्वायर नाम की चीज़ होती है चर्चेस में। क्वायर बॉयज़, क्वायर गर्ल्स, जो बाइबल में लिखे गए गाने हो या फिर ऐसे हो, वो गाते हैं और म्यूज़िक के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है चर्च में, जैसे हमारे मंदिरों में भी होता है। करेक्ट? अभी आपको बैकग्राउंड में भजन कीर्तन सुनाई दे रहा है, राइट? एनीवे, तो 2015 की ये बात है और उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और इसलिए वो उसे चर्च के बाद रोका करते थे कि रुको, प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें गलत क्या है? करेक्ट? कोई यदि मेंटोर बन रहा है, कोई गुरु बन रहा है, तो मैं उस बंदे को नफरत या फिर ऐसे बलात्कारी क्यों कह रही हूँ? समझ गए होंगे आप। फिगरेस
मतलब वो लड़की 2015 में वो पहली बार उस पे बलात्कार जब हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली उसका बिहेवियर घर पे चेंज हो गया। ऑब्वियस है, मतलब वो 14 साल की हो या 40 साल की औरत हो, बलात्कार होने के बाद वो ट्रॉमा तो रहेगा ही ना। और ऊपर से यदि वो 14 साल की है तो उस पे कितना ज़्यादा ट्रॉमा रहेगा। उसका तौर तरीका बदल गया, घर पे बात करने का उसका अंदाज बदल गया, वो बदल गई बंदी, वो लड़की छोटी। उसकी मॉम ने, ऑफ कोर्स माँ का एक इंस्टिंक्ट रहता है ना, हर एक माँ का एक इंस्टिंक्ट रहता है कि मेरी बेटी बदल सी गई है, क्या हुआ, पूछा सीधे मुंह। स्टार्टिंग में नहीं बताया, लेकिन तू टेंशन मत ले, बोल। ऐसे सब बातें होने के बाद उस बच्ची ने अपनी माँ को सच्चाई बताई और फिर पूरी फैमिली इस पादरी के बारे में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने गए। कंप्लेंट दर्ज हुई, नहीं हुई ऐसे नहीं है, कंप्लेंट दर्ज हुई उनके अगेंस्ट पॉक्सो। पॉक्सो ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्योंकि मैंने यदि वो शब्द इस्तेमाल किया तो अगेन वीडियो फ्लैग होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम समझ लीजिए शब्द क्या है, आप उतने समझदार हैं, ऑफेंसेस, इसीलिए POCSO, पॉक्सो। ये एक एक्ट है जो उन पे लगी, क्योंकि उन पे केवल बलात्कार की एक्ट नहीं लग सकती, उन पे पॉक्सो भी लगेगा क्योंकि वो बच्ची नाबालिग है। ऑफ कोर्स ट्रायल कोर्ट में ये केस चला, वहां पे वो कन्विक्ट हुए, यानी कि वो गुनहगार है ऐसा जजमेंट दिया गया। ट्रायल कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट में उनको बलात्कारी है करके जजमेंट पास किया गया, वो गुनहगार है इसलिए उनको तुरुंग में डाला गया। न्याय मिला, राइट? 2004 में जब मतलब 2004 में एक्चुअली ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने उनके ऊपर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस लाइफ इन पनिशमेंट कहा था, लेकिन हमारे कायदे कानून कुछ ऐसे हैं कि लाइफ इन प्रिजन ऐसा भी कहा जाए तो परमानेंटली मरते दम तक इंसान अंदर नहीं रहता, यदि वो अपील करे तो 20 साल में बंदा बाहर निकल सकता है, बंदा बंदी क्रिमिनल बेसिकली 20 साल में बाहर निकल सकते हैं। एनीवे, सेशंस कोर्ट में उनके अगेंस्ट ये होने के बाद वो गए हाई कोर्ट। वो गए क्यों मैं बोल रही हूँ, वो बलात्कारी गया हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट। वहां पे भी हाई कोर्ट ने उनका जो ये था, मतलब जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट और रिगरस पनिशमेंट दी गई थी उसको घटा के खाली नॉर्मल तुरुंग रहनी चाहिए ऐसे कहा। तो ये बंदा आराम से नॉर्मल, मैं खुद तुरुंग जा चुकी हूँ, बेल पे बाहर हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काफ़ी बार बताया, बताते रहती हूँ बार बार। एक
रिकॉर्ड, जो टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह बोलते रहती हूँ। तुरुंगवास में जब नॉर्मल आप तुरुंगी हो, मतलब नॉर्मल एक इंसान की तरह रह रहे हो, तब आपको सारी मुभाएं होती हैं। आप बिस्किट, यदि पैसे हो तो आप बिस्किट्स भी खरीद सकते हैं। पैसा होना चाहिए इंसान के पास। फिर तुरुंग क्या और बाहर क्या, एक जैसा ही माहौल बन जाता है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। सो सेशंस कोर्ट ने जो जजमेंट पास की थी उसको घटा के हाई कोर्ट ने उनकी पनिशमेंट कम कर दी। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट। अब वहां कौन बैठा था और क्या हुआ? वहां पे बेंच था, चीफ जस्टिस, 2 जजेस का बेंच था, चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन। ये 2 जज का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। और इनको इनको देखो, मेरे मुंह से ना औपचारिकता, जो फॉर्मेलिटी के तौर पे आप हम निकलता है, वो निकल जाता है। लेकिन इस बलात्कारी को इन दोनों ने, इनके अगेंस्ट जो ऑलरेडी दर्ज की गई, उनको गुनहगार ये डिक्लेयर किया गया है, उसे सस्पेंड कर दिया। आगे ये कह के कि फॉर द सेड ऑफेंड हो गया, बलात्कार किया है, मैं ऑफेंड हो गई, वो बच्ची बेचारी ऑफेंड हो गई। For the said offense, the sentence up to life imprisonment can be granted. The minimum sentence is 10 years. हाँ, मरते दम तक तुरुंगवास हो सकता है एक बच्ची के ऊपर बलात्कार करने का, लेकिन मिनिमम 10 साल होते हैं और वो काट चुके हैं। 10 साल से मतलब आधा तो उनका हो चुका है तुरुंगवास, तो उन्हें बेल दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड इट और उन्हें बेल दी गई। वो बेल लेके आज वो शिकारी वापस बाहर घूम रहा है। आपको क्या लगता है एक बलात्कारी, एक शिकारी शिकार करना बंद करेगा? किसी और लड़की को पकड़ेगा, अपने तौर तरीके बदलेगा, लेकिन शिकार करता रहेगा, जुल्म करता रहेगा, शोषण करता रहेगा। और ऐसे इंसान को BR गवई ने बेल पे बाहर छोड़ा है। पता है उस कोर्ट केस के मेरे पास एक्चुअली वो कोर्ट के कागजात आए हैं मेरे पास। वो 1 पन्ने का जजमेंट है, 1 पन्ने का। ओके, टेक्निकली 3 पन्ने हैं। वो जजमेंट मैं आपको सुनाती हूँ। A4 साइज के 3 पन्ने हैं, लेकिन हालांकि जो फॉर्मेटिंग रहता है ना कोर्ट का, वो 1 स्पेस और वर्ड्स और लाइन स्पेसिंग अलग रहती है, इसलिए वो 3 पन्ने बने हैं। नहीं तो वो 2 पन्ने ही बन जाते। उसमें से पहला पन्ना होता ये सारी जो डिटेल्स है कि कौन किसके खिलाफ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स are the respondents और appellant is the appellant, जिसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे प्लीज बेल दीजिए ना, मैंने इतना भी बड़ा गुनाह नहीं किया। दैट इज फादर एडविन फेग्रेज, या यहाँ पे पिग्रेज लिखा हुआ है कोर्ट पेपर्स में। ये एक इसमें बंद हो जाता है 1 पन्ने में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्मेटिंग रहती है कि कौन किसकी तरफ से
खड़ा है, कौन लॉयर्स है, कौन कौन से लॉयर्स स्टेट की तरफ से है, कौन कौन से लॉयर्स ये बलात्कारी को मतलब बलात्कारी के एडवोकेट्स हैं, ये सारे में एक पन्ना खत्म हो जाता है। दूसरे पन्ने से स्टार्ट होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का जजमेंट। केवल 9 पॉइंट्स है, एक एक करके सुनाती हूं, इसलिए हम ब्रेक्स करते जाएंगे। ओके, सबसे पहला मुद्दा क्या है? पॉइंट नंबर 1, by way of this application the appellant is seeking suspension of sentence, grant of bail during the pendency of the appeal। कि रिस्पोंडेंट अपील कर रहा है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, we heard Mr. R. Basant, learned senior counsel appearing for the applicant appellant, and Mr. P. V. Surendranath, learned senior counsel appearing for the respondent। यानी कि हमने दोनों पार्टीज के कौन कौन से लॉयर सीनियर काउंसिल है उनके नाम लिखे हैं, और हमने दोनों के बाजू से आर्ग्यूमेंट सुन ली है। ये हुआ दूसरा मुद्दा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है जजमेंट में? Mr. Surendranath, learned senior counsel, has vehemently opposed this application on the ground that the appellant has been concurrently held guilty for committing the heinous offence। यानी कि इन्होंने काफी एक घिनौनी हरकत की है, घिनौनी ही कहेंगे, और उनको सजा सुनाई दी गई है। और ये मुद्दा नंबर 3 है। बेंच कह रहा है कि हाँ जी, ये मिस्टर सुरेंद्रनाथ जी का कहना है। ये तीसरा मुद्दा हुआ। तो आप ये समझ गए होंगे कि पहले 3 मुद्दों का कुछ माने कोर्ट में एक ये होना चाहिए भाई, रिटन कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ भाई हमने सुना, हाँ भाई हमने ये किया, हाँ भाई उन्होंने ये कहा। ये 3 मुद्दे खत्म हो गए। 9 में से ये 3 मुद्दे बचे कितने? 6। चौथा मुद्दा ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे संविधान ने आजादी जो दी रखी है, IPC 1860 कब था? आजादी से पहले। तभी बनाया हुआ कायदा आज भी चल रहा है। जब अंग्रेज हम पे हुक्म चला रहे थे, तभी उन्होंने जो कायदा लिखा था वो हमारे संविधान में क्या कर रहा है, लेकिन वो है और वो अलाउड है और वो चल रहा है, जिसे अभी तक अमेंड नहीं किया है। मेरा तो सवाल ये उठता है कि जिन्हें फादर और द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने ये रखा कैसे? बट रखा है। सो चौथा मुद्दा ये था, पर्सुअल ऑफ द सेक्शन 376(2)(I) and (N) of the Indian Penal Code 1860 would reveal that though for the said offence the sentence up to life imprisonment can be granted, the minimum sentence is 10 years। जो मैंने आपको पहले बताया था वही खाली आईपीसी कौन से आईपीसी के अंतर्गत और सब क्लॉज सब सेक्शन, ये चौथे मुद्दे में इन्होंने लिखा है। आईपीसी सेक्शन 376 टू सब क्लॉज आई एंड सब क्लॉज एन। पांचवा मुद्दा ये है, द एप्लीकेंट appellant had already suffered incarceration for almost 10 years। Boils my blood when I say this, literally boils my blood।
ये कह रहे हैं कि इस बलात्कारी ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 साल सफर किया है, सफर नहीं, सफर किया है, तुरुंगवास उन्होंने भोगा है। बेचारे ग्रस्त है। ये 5वां मुद्दा था। अब ये सफर्ड लिखने की जरूरत थी। लीगल भाषा एक होती है, लेकिन इस लीगल भाषा में सफर हैज ऑलरेडी सफर्ड इनकारनेशन, हैज बीन इनकारनेटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट नहीं, सफर्ड। छठा मुद्दा क्या है बच्चे? अभी 3 ही मुद्दे हैं, राइट? 3 मुद्दे बचे, नहीं 4 मुद्दे, 6, 7, 8, 9। छठा मुद्दा है, इवन इफ दिस कोर्ट एक्सेप्ट्स the sentence of 20 years imposed by the High Court, the appellant has still undergone half of the sentence. यानी कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेशंस कोर्ट में ये कहा गया था कि इनको आजीवन कारावास हो, लेकिन हाई कोर्ट ने वो कम कर दिया और 20 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि हाई कोर्ट ने भले 20 साल कहाँ होगा, लेकिन आधे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 साल की, वो तो ऑलमोस्ट इन्होंने कंप्लीट कर दी है ना। ये है छठा मुद्दा। 7वां मुद्दा, in that view of the manner, we are inclined to suspend the sentence of the appellant during the pendency of the appeals. यानी कि अब ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद, ये जो आईपीसी एक्ट है सेक्शन 376 2 सब सेक्शन सब क्लॉज I और 9, इनके हिसाब से हमें ऐसे लगता है कि हमें उनका जो आजीवन कारावास या फिर 20 साल जो हाई कोर्ट ने उन्हें सुनाए थे, उसे सस्पेंड करना चाहिए। इनकी जब तक केस चालू है तब तक इनको मतलब इतना पनिशमेंट नहीं देना है। 8वां मुद्दा, the appellant is directed to be released on bail in connection with Sessions case number 203 of 2016 on such terms and conditions as may be imposed by the trial court. So अब उनका केस नंबर है 203, 2016 203, ये उनका केस नंबर है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान था कि इन्हें बेल दी जाए। हम सस्पेंड कर रहे हैं इनके खिलाफ जो आजीवन कारावास था, उसे सस्पेंड कर रहे हैं, बेल पे उन्हें भेजा दिया जाए। और उनके ऊपर जो भी कुछ कायदे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी जो ट्रायल कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट ने जो उनके ऊपर डाली है, उसका वो उल्लंघन ना करे। हाँ, वो जाके बताने वाले हैं ना सेशंस कोर्ट को कि देखो देखो भैया, मैंने ना किसी और लड़की के ऊपर, छोटी बच्ची के ऊपर भी, उसका भी शोषण किया, उसकी भी शिकार की। ये जाके वो बताने वाले हैं, राइट? आखिरी मुद्दा, 9th point, the application is accordingly disposed of। यानी कि जो स्टेट ऑफ केरला ने अपील की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो हम इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, इस हिसाब से अपील कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं ये जस्टिस, ये बेंच ये कह रहा है कि हम ये डिस्पोज कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं कचरे के डिब्बे में।
और इन्हें बेल पे रिहा कर दिया जाए, जमानत पे रिहा कर दिया जाए। बलात्कारी शिकारी की नीयत बदलने वाली है। अब आप समझे केरला और कैथलिक स्कूल का मैं क्यों आपको बोल रही थी, ध्यान में रखिए। B.R. गवई जी के बारे में, इस नेपो बेबी के बारे में हमारे पास और भी कई मुद्दे हैं, और भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चनेबल जजमेंट पास की है। क्वेश्चनेबल यानी कि वाओ, ऐसे कर दे, चौंकाने वाले जजमेंट्स पास किए हैं। लेकिन अगर मैं उतना डीप जाके बात करूं तो फिर 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि उनकी बेटी फिलहाल क्या कर रही है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उनकी बेटी प्रोफेसर है नागपुर में यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी में। और हमें पता है लॉ इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आपको पता नहीं है? माइंड वॉशिंग होती है, ब्रेन वॉशिंग। वहीं से तो सारे ये आजकल अट्रॉसिटीज़ का ये जो ये बना है ना, धंधा, लिटरली धंधा बना है। पकड़ पकड़ के झूठी अट्रॉसिटीज डाल देते हैं लोगों पे। एक 8 साल के बच्चे के ऊपर महाराष्ट्र में अट्रॉसिटीज और पॉक्सो डाला था। 8 साल का बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अभी होगा वो 10 साल का, सो या थर्ड स्टैंडर्ड होगा, अभी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में। उसको स्कूल से परमिशन लगती है, छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी आज तारीख है कोर्ट में, मुंह दिखाई करने जाना है। उस बच्चे को पॉक्सो क्या है ये भी पता होगा। मैंने अभी आपको बताया पॉक्सो के बारे में। उसको अट्रॉसिटीज तक कहना नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट शब्द है ना। और ये किस लिए हुआ था? मराठी में कहावत है, कुंपणाना शेत खल्ल, यानी कि जमीन के ऊपर से होता है ना कि नहीं, मेरी 100 यार्ड, मेरा जो फेंस था वो 100 यार्ड उधर की तरफ था, और दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरा इस तरफ था, तो मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है, नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा ज़मीन है, नहीं 7/12 का उतारा निकालो, और नहीं नहीं, ऐसी कोर्ट केस चल रही थी उनकी, ऐसे झगड़े चल रहे थे। लेकिन उन दोनों में से जिस बच्चे के ऊपर लगी है ना, उसकी फैमिली मराठा है, 96 कोई मराठा, और डालने वाला रिजर्व्ड कोटा वाला, इसलिए तो अट्रॉसिटी डाल पाया। रैकेट चल रहा है ये। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे जजेस और ऐसे यूनिवर्सिटी में B.R. गवई जी की बेटी प्रोफेसर है। प्रोफेसर कितना ब्रेन वॉशिंग कर सकता है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। इसी पे ये वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।